रचित बातों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट की थी उसमें हम लोग जो सेकंड लेसन पे चल रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, वहां पे हमने यूजर्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया था। और यूजर्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में जो लास्ट था रिड्यूसिंग द रिलेशन, क्या था? रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो था। ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था और एक आपको होमवर्क दिया था, यस और नो? नो, यस दिया था ना? तो होमवर्क आप लोगों ने किया है? चलिए सबसे पहले उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होमवर्क मैंने दिया था। एक बार बोलिए क्या था होमवर्क को? The speed of sound will depends on velocity. द स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी थी v, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही थी? In a medium depends in elasticity and density. इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, ठीक, इस पे डिपेंड कर रही थी। और हम लोगों को क्या करना था? Using dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस को निकालना था। Use करके derive formula करना। ठीक है, तो क्या बताया था हमने? करना क्या था? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमें इसका रिलेशन इन दोनों के साथ निकालना है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बोलिए। v को लिख लिया, ठीक, प्रोपोर्शनल लिख लिया, T और D. यानी कि जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था? v इज इक्वल टू k e की पावर a और d की पावर क्या हो जाएगा? b। यस और नो? ये तो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसे ही निकाला ना आप लोगों ने, हैं? ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? देखो, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? L T इनवर्स, यस और नो? Yes. Okay. Here what we have? K. This is elasticity, and the dimensional formula of elasticity is what? Elasticity का फॉर्मूला क्या होता है पता है कि नहीं पता? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होती है? बोलिए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। Resting ml की पावर -1 T की पावर -2. स्ट्रेन तो खिंचाव होता है, जैसे कोई लेंथ है, लेंथ को हमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, तो स्ट्रेन हो जाता है ना, स्ट्रेन हो गई वो, तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस क्या हुआ कि जैसे कि हमने कोई रबड़ ली, तो रबड़ को हमने क्या किया? ऐसे करके उसको अप्लाई करके ऐसे कर दिया, बढ़ाया, तो हमने क्या किया? उसका साइज चेंज कर दिया ना, यानी कि पर यूनिट लेंथ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां पर हो गया क्या? E इज इक्वल टू F अपॉन A, यस और नो? ठीक है, और F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? MLT की पावर -2. MLT की पावर -2। ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज एरिया। ये क्या हो जाएगा? बोलिए। L स्क्वायर। ओके, तो देखो ये जब L स्क्वायर ऊपर जाएगा, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोलो। ML की पावर -1 ML इनवर्स T की पावर -2। ठीक है, तो ये E की आ गई फॉर्मूला। ओके, चलिए यहां पर रख दीजिए, क्या आ गया भाई? बोलो। ML इनवर्स T की पावर -2 की होल पावर A। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आगे आता है क्या? डेंसिटी। क्या आती है भाई? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी का मतलब होता है कि नहीं? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का क्या हो गया भाई? m, और वॉल्यूम का L क्यूब। तो इसका पूरा क्या हो गया? m L की पावर -3। हाँ या ना? हाँ, चलिए तो रख देते हैं हम लोग। तो क्या क्या भाई? M L की पावर -3 की पावर B। ठीक, समझ में आती बात? चलो इधर देखो,
यहां पर क्या हो गया एल टी इनवर्स। अच्छा अगर यहाँ पे हमारे पास m नहीं है तो m की पावर 0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम लोग m की पावर 0, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो क्या गया k ml इनवर्स t, तो यहाँ पर k रख दो, कोई दिक्कत है नहीं है, जो कांस्टेंट में, हाँ चलो रख दो, ठीक। क्या हो जाएगा बोलो, अब देखते जाना, ये m की पावर a हो गया, ये m की पावर b हो गया, तो क्या हो जाएगा m की पावर a प्लस b, है ना, ठीक। देखो इधर, अब दूसरा देखो, यहां पर क्या है l इनवर्स, यानी कि l की पावर माइनस a, ठीक है, और l की पावर माइनस 3b, l की पावर माइनस a एंड माइनस 3b, आती बात समझ में। उसके बाद ये आ गया t, क्या आ गया t, तो t की वैल्यू कितनी है, t की माइनस 2a, पावर कितनी आई माइनस 2a, और यहां पर t तो कुछ है नहीं आगे, है क्या इसमें कुछ नहीं, पक्का श्योर। चलो फिर देखते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि a प्लस बी है, सबकी वैल्यू क्या आई है, ठीक है। देखो सबसे पहले कंपैरिजन किया m पे, तो a प्लस b कितना आया 0 आया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आया माइनस b, ठीक है, ये l की पावर 1 ही तो है ना। यहां पर क्या लिखा है माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो बोलो भाई, 1 हाँ माइनस माइनस 3b, सर माइनस 2b इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 नहीं आएगा, l को लेके चल रहे हैं ना, अच्छा l क्या है, तो 1 आएगा, ठीक। देखो यहां पर क्या गया भाई, माइनस a इज इक्वल टू माइनस a है तो क्या हो जाएगा प्लस b, हो गया प्लस b, माइनस 2b, तो माइनस 2b इज इक्वल टू आ गया 1, b तो b इज इज इक्वल इक्वल टू आ गया माइनस 1/2, तो b की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो गई। और जबकि b की वैल्यू यहाँ पर आ गई, देखो तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 1/2, हाँ कि ना, ठीक। अब कुछ भी देख लो t की पावर, अब a की वैल्यू भी आ गई 1/2, हमें पता चल गया। अब इस चीज को हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बोलो, ये तो हो गया b, क्या हो गया, इधर पे आओ, इसमें आ जाओ, a b की वैल्यू आ गई है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर कितना आया 1/2, और d की पावर कितनी है, और d की पावर कितनी है डेंसिटी की, बोलो -1/2, माइनस नीचे जाएगा, और यहां पर कांस्टेंट k था, ठीक है, था, तो क्या आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d, और ये क्या गया भाई k, और एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d, यस और नो, बोलो इधर, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने उस दिन r की वैल्यू 2 बताई थी, आज k की वैल्यू भी तो बता सकते हैं, k की वैल्यू तो हमने क्या बताया था, कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट सारी चीजें प्रूव हो चुकी है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज है, तो जैसे फिर k की क्या है, हाँ? k की k की 1 है, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर बनी यहाँ होगी, तक करेंगे इसकी होगी, हैं? वहाँ तक करेंगे इसकी होगी, यहाँ तक रखना चाहते हो यहाँ तक रख लो, अगर नहीं समझ में आता भाई आगे फॉर्मूला नहीं आता अभी तो मजबूरी है ना, ठीक है, यहीं तक रख लो, तो यहाँ तक चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलिए फिर तो नोट कर लीजिए, अब हेडिंग डालिए क्या, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या होती है लिमिटेशंस, बताएगा कोई, dimension does not depend on the magnitude due to this, वेरी गुड,
चलिए बात कर लेते हैं, पर इसको मिटा दें हम। हाँ बोलिए क्या है? आगे रुक जाइए, अपनी हेडिंग डाल दें। आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलें साथ में। देखिए क्या लिमिटेशंस हैं, कहां तक डायमेंशनल एनालिसिस वर्क करता है, कहां तक लिमिट इसकी है। ठीक है, यस और नो? यस। ठीक है, तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट ये है, क्या है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट ये है क्या? Dimension does not depend on the magnitude. Dimension does not depend on the magnitude. depend on the magnitude. On the magnitude. Magnitude जानते हैं कि नहीं जानते? अभी चीज बताते हैं। फर्स्ट चीज की जो डायमेंशन होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज वाई V इज इक्वल, क्या लिखते हैं? X is equals to ut plus half at. S is equal to ut plus kt square is also dimensionally correct. Dimensionally correct. ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, S is equal to ut plus half of at square होता है। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये डिपेंड नहीं करता है मैग्नीट्यूड पे, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का जो हम डायमेंशन फॉर्मूला है नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जो फॉर्मूला गलत भी है, ये चीज देखिए फॉर्मूला गलत ही तो लिखा है। ये एक्चुअल में द करेक्ट फॉर्मूला इज S is equal to ut plus half of at square. Yes or no? But we cannot find the dimensional formula of this magnitude, है ना? मैग्नीट्यूड जानते हैं ना क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया 3 kg। नाउ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यू नो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज मास। और मास को जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला में आपको बताया था Q is equal to nu, बताया ना? Where n is what? Where n is magnitude, न्यूमेरिकल वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड तो है। तो वही से बताया कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन किस पे नहीं डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए अब हम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल नहीं पाए। ठीक, इसका हम तो इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल नहीं पाए हाफ का। ठीक है, और उस हिसाब से ये क्वेश्चन तो गलत है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां तक इसकी लिमिटेशंस हो जाती है, क्योंकि अब हम इसको नहीं निकाल सकते। समझाए बात कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम ये जो न्यूमेरिकल जितनी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी उन सब का हम डायमेंशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डायमेंशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जो फॉर्मूले करेक्ट भी नहीं है उन्हें भी हम डायमेंशनली करेक्ट बताएंगे। तो फिजिक्स तो इस चीज से नाराज हो जाएगी ना, है ना? इस चीज समझ में आई? चलिए सेकंड पॉइंट क्या था, बोलो। The numerical constant having no dimension cannot be reduced by the method of dimension. देखो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, कौन सी वैल्यूज? न्यूमेरिक वैल्यूज does not have numeric values does not have any dimensional formula, any dimensional फॉर्मूला। जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। न्यूमेरिक वैल्यूज डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, सो वी कैन नॉट
so we cannot deduce क्या नहीं डिड्यूस कर सकते? द फिजिकल फॉर्मूला वी कैन नॉट डिड्यूस, ये कह सकते हैं वी कैन नॉट डिड्यूस द रिलेशन, वी कैन नॉट डिड्यूस, ये क्या ये कह सकते हैं क्या कि न्यूमेरिक वैल्यू के देखिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते, क्या नहीं डिड्यूस कर सकते? रिलेशन among the physical quantities which depend upon किस पे? which depend upon numeric values। ठीक है, अभी आपने देखा था क्या कि जो हमने डिड्यूस किए थे, रिलेशन डिड्यूस किए थे जो हम लोगों ने, तो हम लोगों ने रिलेशन डिड्यूस करने के बाद जो कांस्टेंट थी उसकी वैल्यू हम लोग को एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ी थी। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला से उस चीज को निकालते और के की वैल्यू में नहीं पता है कि क्या है, तो क्या उस फॉर्मूले को हम सही कर पाते? जैसे हमने एक चीज निकाली थी टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रख लिया के मान लो और रख लिया रूट एल अपॉन जी। तो अगर हमें अगर इसकी वैल्यू इस पे डायमेंशन से पता होती तो बहुत अच्छा होता, तो हम एक्सपेरिमेंटली उस चीज को निकाल लेते कि नहीं। अब हम इससे इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे? ठीक है, समझेगा? तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो उन सारी चीजों को हम करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सेम पहले पॉइंट जैसा है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ठीक है, अगला क्या था बोलिए भाई, अगला पॉइंट क्या था? दिस मेथड एप्लीकेबल। हाँ देखिए, जो ये मेथड है ठीक है, किस पे? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं, तो उनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहां तक ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, यहां तक इसकी लिमिटेशन होती है, इसके ऊपर ये वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आप बहुत ही प्रेम पूर्वक हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या हेडिंग पड़ेगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पड़ेगी हेडिंग? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो डाल पड़ेगी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या हम लोग कह सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट्स कुछ भी कह सकते हैं। तो हेडिंग क्या पड़ती है भाई? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, डिजिट्स भी कहते हैं उसको। ठीक है, देखो क्या हुई बात कि हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती। ठीक है, मान लो कि इसको हमने मेजर किया, मान लो सपोज करना, ठीक है, इसको हमने मेजर किया इस मार्कर को, और इस मार्कर को मेजर करने के बाद हमें जो चीज मिली वो मिला 12 मान लो, ठीक है, 52 सेंटीमीटर का ये मार्कर है। कितने का है? 12.52 सेंटीमीटर तक का मार्कर है। ठीक है, जब आपने स्केल से इसको मेजरमेंट किया इसका, तो आपने क्या देखा भाई, यहां तक आप करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये डिजिट होगी ये अनसर्टेन डिजिट होगी। क्या होगी? अनसर्टेन डिजिट होगी। और यहां तक की डिजिट क्या होंगी? सर्टेन डिजिट। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक, बताया हमने आपको कि ये डिजिट क्या हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी। तो अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या लाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो देखो, अगर अब इस चीज को अगर हमने यहां तक चीज को मेजर किया तो भाई करेक्ट कहां तक हो सकता है? या तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 12.5, क्या लिख सकते हैं? 12.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है,
हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर हम लोग ज्यादा मेजर करते हैं, हो सकता है तो 0.1 सेंटीमीटर कम मेजर करते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि भाई ये डिजिट कैसी है, अनसर्टेन है, इसके लिए हम पूरी सर्टेनिटी नहीं दे सकते कि ये क्या है, अप्रोप्रिएट, एकदम करेक्ट है। आती बात समझ में? ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्यों आया वही चीज मैं आपको बताने वाले हैं। तो चलो भाई बात करें फिर। तो क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन? देखिए हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई जो हमने लिखा? ये तो भाई इतनी चीज तो रिलायबल है ना, ये अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन को हम क्या कह सकते हैं? In any measurement or reliable digits, in any measurement or reliable digits, in any measurement all reliable digits, जो reliable all reliable digits plus first certain digit, first certain uncertain digit, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स are known as significant figures. are known as significant figures or significant digits, are known as significant figures, significant figures And digits. or significant digits, significant digits। समझ में आएगा? हमने क्या बताया, कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी मेजरमेंट हो, ठीक है, उस चीज को मेजर करने के लिए अगर हमने कोई चीज मेजर की है तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो कैसी होगी, Uncertain. अनसर्टेन होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ कि इन एनी मेजरमेंट आर रिलायबल डिजिट्स, यानी कि अगर हमने इतना मेजर किया है तो यहां तक तो ये रिलायबल मेजरमेंट है, यहां तक तो ये जो मेजरमेंट है वो करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट है, बट जो इसके बाद का है वो अनसर्टेन है। तो हमने बताया क्या, इन एनी मेजरमेंट आर रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स इज आर नोन एज व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसके कुछ रूल्स, चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स हैं उनकी बात करते हैं कि क्या होते हैं, क्या रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए कॉपी पेन निकाले हुए, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए, और सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे लिखेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए नोट कर लिया है पूरा, चलिए to find the number of significant figures। देखो ये जो सबसे फर्स्ट रूल है वो क्या है, सबसे फर्स्ट रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट, सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो, कैसी, नॉन जीरो, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा हूं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी।
जैसे हमने एग्जांपल ले लिया क्या 3 4 8 5 3 4 8 5, या ले लिया 7 2 9 6, या ले लिया 5 4 3 2, या ले लिया क्या 9 3 2 8 1 2। ठीक, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालने, तो हमने पहला रूल क्या बताया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहां पर देख लो, सबसे पहला क्या है 3 4 8 5, क्या ये जीरो डिजिट्स हैं? नहीं नहीं। तो देखो 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 7 2 9 6, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4। 5 4 3 2, कितने हुए? 4। 9 3 2 8 1 2, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, आती बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है, इस चीज में नोट कर लिया जी। चलिए अगला जो है, बोले सर। अगला होगा all the zeros between the non-zero digits। 2 non-zero digits। हाँ, all the zeros between 2 non-zero digits या non-zero digits के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो क्या लिख दो, all the zeros between 2 non-zero digits, 2 non-zero digits क्या होंगे, all the zeros between 2 non-zero digits are significant। ठीक है, देखो कोई भी डिजिट्स है, जितनी भी जीरो डिजिट है, अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे हमने क्या ले लिया 1 0, क्या ले लिया 1 0 1 0 5 0 2 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ जल्दी? 5 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो हर 2 डिजिट के बीच में एक जीरो है, हर 2 डिजिट के बीच में एक जीरो है, तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, है ना, और आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। इसमें थोड़े से 3 4 रूल और हैं, वो सारी चीजें हम बता देंगे। तो थोड़ा सा आपको ये भी बता देंगे कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपका अपना YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।